नमस्कार, पॉकेट बुक जोन में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो सिर्फ कह सकते हैं स्याही से नहीं बल्कि आंसुओं, संघर्ष और एक असाधारण हिम्मत से लिखा गया है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ओलाउडा इक्वियानो की 1789 में आई आत्मकथा की, द इंटरेस्टिंग नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ ओलाउडा इक्वियानो और गुस्तावस वसा द अफ्रीकन। जी। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गुलामी के उस भयानक दौर का एक जीता जागता सबूत है जिसे इक्वियानो ने खुद जिया। सही कहा, एकदम प्रत्यक्षदर्शी वर्णन। और सोचिए, ये आवाज 235 साल पुरानी है, लेकिन आज भी अटलांटिक पार दास व्यापार की जो क्रूर सच्चाई है उसे सामने लाती है। इक्वियानो का सफर अफ्रीका में जन्म से शुरू होता है, फिर गुलामी की जंजीरें और फिर आजादी, और उसके बाद वो एबोलिशन मूवमेंट मतलब गुलामी उन्मूलन आंदोलन के एक अहम चेहरा बने। जी, एक पूरी यात्रा है इसमें। हाँ, पूरी कहानी 12 अध्यायों में है। तो आज हम इन्हीं अध्यायों के जरिए उनके जीवन के मुख्य पड़ावों को और उस समय के ऐतिहासिक माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले 2 अध्यायों से। ये उनके बचपन और अपहरण की कहानी है, मतलब साल 1745 से 1756 के बीच का समय। इक्वियानो का जन्म हुआ था आज के नाइजीरिया के एक इग्बो गांव में, ईसाई या शायद ईजू नदियों के पास। वो अपने परिवार के बारे में बताते हैं। पिता योद्धा थे, माँ खेती करती थी। हाँ, और वो अपने गांव की संस्कृति का बड़ा मतलब सजीव चित्र खींचते हैं। वहाँ की न्याय व्यवस्था, शादी के रीति रिवाज, त्योहार। हाँ, बिल्कुल। और ये वर्णन बहुत जरूरी है, जैसा आपने पहले इशारा किया। इक्वियानो जानबूझकर अपने बचपन के अफ्रीका को एक व्यवस्थित, एक सभ्य समाज दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, ये उस छवि के बिल्कुल उलट है जो उस समय दास व्यापार के हिमायती फैला रहे थे। वो कहते थे कि अफ्रीका तो जंगली जगह है, बर्बर है, और गुलामी उन्हें सभ्य बनाने के लिए जरूरी है। ओह, मतलब ये एक तरह का जवाब था उन दलीलों का। बिल्कुल, ये सिर्फ यादें नहीं थीं, ये एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। गुलामी को सही ठहराने वाली बातों पर सीधा हमला। वाह, कहानी के जरिए प्रतिरोध, लेकिन उनकी ये दुनिया बिखर जाती है। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, अपनी बहन के साथ खेल रहे थे, तभी उनका अपहरण हो गया। जरा सोचिए, कितना भयानक रहा होगा। कल्पना करना भी मुश्किल है उस बच्चे के डर का। अचानक अपनों से दूर, अनजान लोगों के हाथों में, गुलाम व्यापारियों के चंगुल में, और वहीं उन्होंने पहली बार लोहे की जंजीरों का भार महसूस किया। और इस व्यक्तिगत त्रासदी को उस समय के बड़े ऐतिहासिक परिदृश्य से जोड़ना बहुत जरूरी है। 18वीं सदी में अटलांटिक पार दास व्यापार अपने चरम पर था। ये एक बहुत बड़ी, एक क्रूर व्यवस्था थी। लाखों अफ्रीकियों को जानवरों की तरह जहाजों में भरा जाता था, अमेरिका, कैरिबियन द्वीपों पर ले जाया जाता था। इक्वियानो की कहानी मतलब उस विशाल आंकड़े के पीछे का इंसानी दर्द दिखाती है। बिल्कुल, वो उन लाखों गुमनाम आवाजों में से एक मुखर आवाज बन गए। और उनका ये सफर और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है अगले 2 अध्यायों में, अध्याय 3 और 4, जब वो मिडिल पैसेज के भयानक अनुभव के बारे में लिखते हैं। ये 1756 की बात है। हाँ, मिडिल पैसेज। ये अफ्रीका से वेस्ट इंडीज तक का समुद्री रास्ता था, जिसे अक्सर मौत का रास्ता भी कहते हैं। इक्वियानो बताते हैं कि उनके जहाज पर करीब 200 गुलाम थे, नीचे डेक में ठूंस दिए गए थे। जी, हालात अकल्पनीय थे। वहां के हालात नरक से कम नहीं थे। जंजीरों में जकड़े हुए, गंदगी, बदबू, बीमारियां और हर तरफ मौत का साया। इक्वियानो खुद लिखते हैं कि वो कितने डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि ये गोरे लोग नरभक्षी हैं, कैनिबल्स, और उन्हें खा जाएंगे। हाँ, ये डर बहुत आम था। उन्होंने पहली बार गोरे लोगों को देखा तो उन्हें भूत समझा। इस यात्रा में इतने लोग मरते थे कि उन्हें बस समुद्र में फेंक दिया जाता था। ये पढ़ते हुए सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ इक्वियानो का अनुभव नहीं था। ऐतिहासिक अनुमान बताते हैं कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख अफ्रीकियों को इस रास्ते से ले जाया गया। 1 करोड़ 20 लाख? हाँ, और उनमें से करीब 15 से 20 लाख लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। इक्वियानो का लिखा हुआ इस अमानवीय क्रूरता का एक प्रत्यक्षदर्शी दस्तावेज है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं। हर संख्या के पीछे एक इंसान की कहानी है, एक तबाह हुई जिंदगी। और इक्वियानो की हिम्मत देखिए कि उन्होंने इस ट्रॉमा को शब्दों में ढाला। हाँ। कुछ हाल के शोध, जैसे आपने बताया, इस बात पर भी गौर करते हैं कि मिडिल पैसेज जैसे चरम आघातों को झेलने और उससे उभरने की जो मानसिक शक्ति होती है, जिसे हम आज रेजिलियंस कहते हैं, हाँ, रेजिलियंस, उसे समझने में इक्वियानो का वर्णन शायद मदद कर सकता है।
हो सकता है न्यूरोसाइंस के नजरिए से भी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इंसान इतने भयानक अनुभव से गुजर कर भी जीने की इच्छा रखता है। खैर, मिडिल पैसेज के बाद अध्याय 5 और 6 हमें वर्जीनिया और कैरिबियन में उनकी गुलामी के दौर में ले जाते हैं। ये 1756 से 1762 का समय है। जी। वो बारबाडोस पहुंचे, जहां गुलामों की मंडी लगती थी। वहां उन्हें एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट माइकल पास्कल को बेच दिया गया और पास्कल ने ही उनका नाम बदलकर गुस्टावस वासा रखा, जो स्वीडन के एक मशहूर राजा का नाम था। हाँ, ये भी एक तरीका था गुलामों से उनकी पहचान छीनने का, नाम बदल देना। सही कहा। इसके बाद उन्होंने वर्जीनिया के तंबाकू बागानों में और कैरिबियन द्वीपों, खासकर मोंटेसेराट के चीनी के खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत की। जी, चीनी बागान तो बहुत ही क्रूर थे। वो कोड़ों की मार, अथक परिश्रम और उस पीड़ा का वर्णन करते हैं जो गुलामों की रोजमर्रा की जिंदगी थी। एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाना, परिवारों का बिछड़ना, ये सब आम था। और उस समय की अर्थव्यवस्था पूरी तरह इसी गुलामी की नींव पर टिकी थी। खासकर कैरिबियन में चीनी का उत्पादन ये पूरी तरह गुलामों के श्रम पर निर्भर था। हालात इतने खराब थे कि चीनी बागानों पर गुलामों की औसत उम्र महज 7 से 10 साल होती थी। सिर्फ 7 से 10 साल? हाँ, लेकिन इसी क्रूर माहौल में एक्योनो ने एक असाधारण काम किया। उन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया। अच्छा, कैसे? ये उनके मालिक पास्कल की वजह से कुछ हद तक संभव हुआ, जो उन्हें अपने साथ समुद्री यात्राओं पर ले जाते थे। और ये शिक्षा बाद में उनकी आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनी। हाँ, और ये सीखना आसान नहीं रहा होगा। उन्होंने एक बार भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन पकड़े गए और सजा मिली। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आज़ादी की इच्छा उनके अंदर कितनी गहरी थी, चाहे हालात कितने भी निराशाजनक क्यों ना लगे। अब आते हैं अध्याय 7 और 8 पर। ये उनके जीवन का एक नया चरण है, जहाजों पर जीवन और आज़ादी की ओर पहला कदम। ये 1762 से 1766 का दौर है। जी। लेफ्टिनेंट पास्कल के साथ उन्होंने कई समुद्री यात्राएं की। वो इंग्लैंड गए, स्पेन गए, यहाँ तक कि तुर्की भी पहुंचे। दुनिया देखी उन्होंने। हाँ, उन्होंने 7 Years वॉर यानी 7 वर्षीय युद्ध 1756-1763 के दौरान ब्रिटिश नौसेना की तरफ से लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। ये भी एक विडंबना है ना? हाँ, एक गुलाम उस साम्राज्य के लिए लड़ रहा था जिसने उसे गुलाम बनाया था। बिल्कुल। इन यात्राओं के दौरान वो एक कुशल नाविक बन गए। नेविगेशन मतलब जहाज चलाने की कला सीख ली। उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गुलामी के अलग अलग रूप देखे, अमेरिका से लेकर भूमध्य सागर तक। हाँ, इससे उनका नजरिया जरूर और व्यापक हुआ होगा। और इसी दौरान 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसने 7 वर्षीय युद्ध खत्म किया। ओके। इस समय तक इक्वियानो सिर्फ दुनिया ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वो अपनी आजादी खरीदने के लिए पैसे भी जमा कर रहे थे। अच्छा, गुलामी में रहते हुए? हाँ, उन्होंने व्यापार करना सीखा, छोटी मोटी चीजें बेचकर मुनाफा कमाया। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि गुलामी की जगड़न में रहते हुए भी उन्होंने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता कैसे तलाशा। मतलब उन्होंने सिस्टम के भीतर ही? हाँ, सिस्टम के भीतर ही सिस्टम को मात देने का तरीका खोजा। और आखिरकार 1766 में वो दिन आया जब उन्होंने अपने मालिक रॉबर्ट किंग, जिन्हें पास्कल ने उन्हें बेच दिया था, को 40 पाउंड देकर अपनी आजादी खरीदी। 40 पाउंड? उस समय ये काफी बड़ी रकम थी। हाँ, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मील का पत्थर था। सालों के गुलामी के बाद वो कानूनी तौर पर आजाद थे। ये पढ़कर एक सुकून सा मिलता है। हाँ, ये एक बड़ी व्यक्तिगत जीत थी। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी उठता है जिस पर सोचना जरूरी है। कैसा सवाल? क्या एक्वियानो की ये व्यक्तिगत सफलता, जो उनकी अपनी मेहनत और थोड़ी किस्मत का नतीजा थी, कहीं ना कहीं गुलामी की व्यवस्था को कमतर आंकने का खतरा पैदा करती थी? मतलब क्या इससे ये संदेश जा सकता था कि अगर कोई काफी मेहनत करे तो वो आजाद हो सकता है? हाँ, जबकि सच ये था कि लाखों गुलामों के लिए ऐसा संभव ही नहीं था। बिल्कुल, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है, और शायद इक्वियानो भी इस बात को समझते थे, क्योंकि आजादी के बाद उनका जीवन सिर्फ अपनी बेहतरी तक सीमित नहीं रहा। सही कहा। अध्याय 9 और 10 उनके आजादी के बाद के जीवन पर रोशनी डालते हैं। मतलब 1767 से 1777 तक। आजाद होने के बाद भी वो समुद्री यात्राएं करते रहे, व्यापार करते रहे, खासकर मध्य अमेरिका के मॉस्किटो कोस्ट और बहामास जैसे इलाकों में। जी, उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसी दौरान उनका झुकाव ईसाई धर्म की ओर बढ़ा और वो बैप्टिस्ट बन गए। धर्म ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी
और धीरे धीरे उन्होंने समुद्री जीवन छोड़कर इंग्लैंड में बसने का फैसला किया। हाँ, और इंग्लैंड उस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा था। अच्छा। 1772 में सोमरसेट केस का मशहूर फैसला आया। हालांकि इस केस ने सीधे तौर पर गुलामी खत्म नहीं की, लेकिन इसने ये स्थापित किया कि इंग्लैंड और वेल्स की धरती पर किसी गुलाम को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं रखा जा सकता या देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता। ओह, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, इसने लंदन में रहने वाले अश्वेत समुदाय को कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा दी। इसी माहौल में इक्वियानो लंदन के उभरते हुए उन्मूलनवादी आंदोलन से जुड़े, एबोलिशन मूवमेंट से। जी, वो सन्स ऑफ अफ्रीका जैसे संगठनों का हिस्सा बने जो अश्वेत लोगों द्वारा ही चलाए जा रहे थे। वो अब सिर्फ एक आजाद इंसान नहीं थे, वो दूसरों की आजादी के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता बन चुके थे। यहीं पर शायद वो शोध भी फिट बैठता है जो उनकी पहचान के निर्माण की बात करता है ना? कुछ स्टडीज में इसे एथनिक सेल्फ ड्रामा कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जिस तरह इक्वियानो ने अपनी कहानी सुनाई, उसमें उन्होंने अपनी अफ्रीकी जड़ों और यूरोपीय अनुभवों को मिलाया, एक जटिल लेकिन सशक्त पहचान पेश की। सही। वो सिर्फ एक पूर्व गुलाम नहीं थे, वो एक पढ़े लिखे अनुभवी ईसाई अफ्रीकी थे जो ब्रिटिश समाज से बराबरी का दावा कर रहे थे। हाँ, और शोध बताते हैं कि इस तरह की मिलीजुली या ट्रांसनेशनल पहचान को प्रस्तुत करना उस समय लोगों को गुलामी के मुद्दे से जोड़ने में काफी प्रभावी साबित हुआ। ये उनकी कहानी कहने की ताकत थी। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पहचान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो दिखा रहे थे कि अफ्रीकी लोग भी उतने ही इंसान हैं, उतने ही सक्षम हैं जितने यूरोपियन, और इसलिए गुलामी पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। अब आते हैं आखिरी 2 अध्यायों पर, 11 और 12। ये उनके उन्मूलन अभियान और किताब के निष्कर्ष पर केंद्रित है, 1777 से 1789 तक। जी। इक्वियानो ने अपनी आत्मकथा क्यों लिखी? इसका मकसद साफ था, ब्रिटिश संसद और आम जनता को दास व्यापार की सच्चाई से रूबरू कराना। हाँ, सबूत देना। हाँ, उसके खिलाफ जनमत तैयार करना और उसे खत्म करने के लिए दबाव बनाना। ये एक राजनीतिक दस्तावेज था जिसे व्यक्तिगत कहानी के रूप में पेश किया गया था, बहुत चतुराई से। किताब में वो अफ्रीका जाकर मिशनरी काम करने की अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं और बाद के जीवन में उन्होंने इंग्लैंड में एक अंग्रेज महिला सुजैना कलिन से शादी की और उनकी 2 बेटियां भी हुईं। हाँ, उन्होंने पारिवारिक जीवन भी जिया। हाँ, गुलामी के अंधेरे से निकलकर एक सामान्य जीवन बनाने की कोशिश। और उनकी किताब का असर जबरदस्त हुआ। ये बेस्ट सेलर बनी। कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इसने ब्रिटेन और अमेरिका में उन्मूलन आंदोलन को बहुत बल दिया। माना जाता है कि इक्वियानो की गवाही और उनके जैसे दूसरे कार्यकर्ताओं के प्रयासों ने 1860 में ब्रिटिश संसद द्वारा स्लेव ट्रेड एक्ट पारित कराने में अहम भूमिका निभाई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। इस कानून ने ब्रिटिश जहाज़ों द्वारा दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। हालांकि गुलामी पूरी तरह खत्म होने में अभी और वक्त लगना था, पर यह बहुत बड़ी जीत थी। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति की आवाज, उसकी लिखी हुई कहानी इतिहास का रुख बदल सकती है। बिल्कुल, एक इंसान का प्रभाव। किताब का अंत उम्मीद और ईश्वर में विश्वास के साथ होता है। इक्वियानो अपनी आज़ादी का श्रेय ईश्वर की कृपा को देते हैं और ये विश्वास जताते हैं कि गुलामी जैसी बुराई का अंत होकर रहेगा। और आज भी इक्वियानो की कहानी इतिहासकारों और सामाजिक चिंतकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में हुए शोध लगातार इसके नए पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। जैसे कुछ शोध इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे इक्वियानो की स्वतंत्रता की लड़ाई और उनकी कहानी ने अश्वेत प्रतिरोध मतलब ब्लैक रेजिस्टेंस की भावना को मजबूत किया। उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष का प्रतीक बन गई। एक और दिलचस्प शोध इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे इक्वियानो जैसे अफ्रीकी मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व, उनका दिखना, उनकी आवाज का सुना जाना उस समय की सामाजिक बहसों और आजादी के लिए चल रही लॉबिंग को प्रभावित कर रहा था। अच्छा। जब लोग इक्वियानो जैसे पढ़े लिखे आर्टिकुलेट व्यक्ति को देखते और सुनते थे तो गुलामी समर्थक विचारों को चुनौती मिलती थी, सीधी चुनौती। ये सारे शोध यही दिखाते हैं कि इक्वियानो की कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं है। स्वतंत्रता, पहचान, प्रतिरोध, आघात से उबरना, ये सारे मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, है ना? बिल्कुल। उनकी कहानी हमें आधुनिक अश्वेत इतिहास और गुलामी के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों को समझने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर ये किताब इतनी अहम क्यों है? क्यों इसे इतिहास का एक मील का पत्थर माना जाता है? शायद इसलिए कि ये गुलामी की क्रूरता का पहला इतना शक्तिशाली, इतना विस्तृत और व्यक्तिगत वर्णन था, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जिसने खुद वो सब झेला था। हाँ, ये सिर्फ आंकड़े या रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंसान की आप बीती है, उसकी भावनाएं, उसका दर्द, उसकी उम्मीदें, सब इसमें है। बिल्कुल। और इक्वियानो का संदेश आज भी गूंजता है,
शिक्षा, विश्वास और आत्मसम्मान जुल्म के खिलाफ लड़ने के हथियार बन सकते हैं। उनकी कहानी ने न सिर्फ 18वीं सदी के उन्मूलन आंदोलन को आग दी, बल्कि आज भी दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ लड़ रहे लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने साबित किया कि सबसे मुश्किल हालात में भी बदलाव के लिए आवाज उठाई जा सकती है। और आज के समय में जब हम नस्लीय न्याय और समानता के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों को देखते हैं, तो इक्वियानो की कहानी प्रतिरोध, लचीलेपन और मानवीय गरिमा की लड़ाई का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभरती है। सही कहा। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास से सीखना और अन्याय के खिलाफ बोलना कितना जरूरी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि महसूस किया जाना चाहिए। हाँ, महसूस करना जरूरी है। तो इस चर्चा से मुख्य बातें क्या निकलती है? ओलाउडा इक्वियानो की असाधारण यात्रा हमें गुलामी की अंधेरी खाई से निकालकर आजादी और फिर एक्टिविज्म की रोशनी तक ले जाती है। जी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म का दर्द भले ही इतिहास बन जाए, लेकिन स्वतंत्रता, समानता और न्याय की लड़ाई हमेशा जारी रहती है, अलग अलग रूपों में। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, जरूर। इक्वियानो ने अपनी आजादी खरीदी, ये उनकी व्यक्तिगत क्षमता और भाग्य का प्रतीक था। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो ऐसा नहीं कर सके? हाँ, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये सोचने वाली बात है। इक्वियानो की व्यक्तिगत कहानी उस विशाल सामूहिक मुक्ति संघर्ष को कैसे प्रतिबिंबित करती है, जिसमें अनगिनत गुमनाम नायक शामिल थे। और आज हमारे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि और सामूहिक न्याय के बीच संतुलन साधने का क्या अर्थ है? ये एक बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। अगर ये कहानी आपको छू गई है और आप और गहराई में जाना चाहते हैं, तो हम ओलाउडा इक्वियानो की किताब द इंटरेस्टिंग नैरेटिव को पढ़ने की पुरजोर सलाह देंगे। हाँ, जरूर पढ़नी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जैसी वेबसाइट्स पर मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। आप इसे HTML, EPUB या किंडल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। आसानी से मिल जाएगी। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पॉकेट बुक जोन को सब्सक्राइब करना, इस चर्चा को लाइक और शेयर करना न भूलें। जी बिल्कुल, हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। नीचे टिप्पणी करके बताएं आपके विचार में उन्मूलन आंदोलन का सबसे प्रभावशाली नायक कौन था, या आप अगली बार किस ऐतिहासिक किताब या शख्सियत पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। हाँ, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।